नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं ललित का भयानक प्रेत। मेरा नाम हिरल मेहता है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ जी। इस रोड पर हमारी किराने की बड़ी दुकान है। आज मुझे हमारी दुकान पर काम करने वाले ललित के बारे में बात करनी है। ललित वैसे तो एक मेहनती लड़का था, पर शायद उसे कुछ दिमागी तकलीफ थी। उसे गुस्सा काफी जल्दी आ जाता था और वह थोड़ा मुहफट भी था। गरीब घर का लड़का समझकर हम उसे काम तो दे दिया, पर हमें मालूम नहीं था कि यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित होगी। आज ललित तो इस दुनिया में नहीं है, पर ललित का खौफनाक प्रेत दुकान पर दिन रात मंडराता रहता है। एक साल पहले एक दुखियारी औरत हमारी दुकान पर आई। उसने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे बेटे के लिए कुछ काम ढूंढ के दीजिए। मेरे पापा ने फौरन उन्हें कहा कि आपके बेटे को कल से यही काम पर भेज दीजिए। इस तरह ललित को जाने बिना ही काम पर तो रख लिया, पर धीरे धीरे ललित का गुस्सैल स्वभाव सामने आने लगा। तब ललित हमारे लिए मुसीबत बन गया। पापा ने उसे कई बार समझाया, पर उस लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन ललित हमारे पुराने ग्राहक से झगड़ पड़ा और वह ग्राहक बिना सामान लिए दुकान से चला गया। मेरे पापा को और मुझे काफी गुस्सा आया, चूंकि अब ललित की वजह से हमारा बिजनेस खराब हो रहा था। मैंने और पापा ने उसे खूब डांट कर घर चले जाने को कहा और उसे यह भी बोल दिया कि तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ललित गुस्से में तिलमिलाता हुआ अपनी साइकिल ले कर घर की ओर चला गया। हम भी अपने काम में जुट गए। तभी अचानक ललित फिर से दुकान के सामने आ धमका। ललित के सिर से खून बह रहा था तो हमें चिंता हुई। हम फौरन उसके पास दौड़ गए और उसे पूछने लगे कि क्या हुआ। ललित कुछ बोल नहीं रहा था। हम भी टेंशन में आ गए कि क्या करें। पापा ने मुझे दवाई लाने मेडिकल स्टोर भेजा ताकि उसकी मरहम पट्टी की जा सके। अभी मैं दवाई लेकर आया ही था कि मेरे पापा के फोन की घंटी बजी। पापा ने फोन उठाया और बात की। फोन पर कोई पुलिस ऑफिसर था। उस पुलिस वाले ने कहा कि आपकी दुकान पर कोई ललित नाम का लड़का काम करता था। पापा ने फौरन हाँ कहा। उसके बाद उस पुलिस वाले ने यह कहा कि आप जल्दी से मेन रोड पर आ जाइए। उस लड़के का एक्सीडेंट हो चुका है और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई है। यह बात सुन कर मेरे पापा के तो पसीने छूट गए। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो पापा ने कहा कि ललित तो मर चुका है। हम दोनों ने मुड़ कर देखा तो पता चला कि हमारी दुकान से ललित और उसकी साइकिल गायब थे, यानी कि जो अभी अभी हमारी दुकान पर आया था वह ललित का प्रेत था। हम घटनास्थल पर गए तो हमने देखा कि ललित की साइकिल ट्रक के पहिए के नीचे कुचली पड़ी थी और ललित के सिर पर गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से वहीं स्पॉट पर उसकी मौत हो चुकी थी। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। मेरे पापा ने ललित का अंतिम संस्कार करवाया, उसकी माँ को 2 लाख रुपये भी दिए और कभी कभी पापा ललित की माँ के घर किराने का सामान भी मुफ्त में भिजवा दिया करते हैं। आज भी कई बार ललित का प्रेत हमारी दुकान में नजर आता रहता है। कभी कभी दुकान के बाहर साइकिल के साथ ललित खड़ा नजर आता है और हमारे कई ग्राहक को भी ललित डराता रहता है। शायद मरने के बाद भी ललित के गुस्सैल स्वभाव ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है। पापा कभी कभी कहते हैं कि ललित को काम से नहीं निकाला होता तो शायद वह आज जिंदा होता, पर मैं पापा को सांत्वना देकर समझता रहता हूँ कि मौत और ग्राहक कभी भी आ सकते हैं, उसे कोई टाल नहीं सकता। उसका समय पूरा होना था, इसीलिए वह चला गया। वह एक एक्सीडेंट था, उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप कहानी सुन रहे हैं नागा साधु से भयानक मुठभेड़। मेरा नाम मयूर माधवानी है और मैं बिंदी, पाउडर, मेकअप वगैरह सामान का होलसेल व्यापारी हूँ। मेरी दुकान राजकोट में है। वैसे तो मैं भूत प्रेत और अन्य पारलौकिक शक्तियों में मानता नहीं हूँ, पर एक दिन मेरे खुद के रियल अनुभव ने मेरी हुरी हेकड़ी निकाल कर रख दी। उस दिन मैं दुकान पर बैठा था, काम काज कुछ था नहीं, सुबह से एक भी ग्राहक आया नहीं था तो दिमाग पूरी तरह से हटा हुआ था। तभी अचानक मेरा दोस्त जिग्गू आया और बोला कि चल यार जूनागढ़ चलते हैं। मैंने उसको कहा कि वहां जाकर क्या करेंगे, भजिए बेचेंगे, यहाँ वैसे ही धंधा मंदा पड़ा है और तुझे सेल्स पाटे की पड़ी है। जिग्गू बोला कि देख, इस वक्त तेरा धंधा भी मंदा है तो फिर थोड़ा घूमकर आने में क्या बुराई है। वैसे भी तुझे कहा पैसे देने हैं, पैसे तो मनीष देगा, हम दोनों उसी के पैसों पर तो बचपन से घूमते आए हैं। थोड़ी देर सोचकर मैं तैयार हो गया। हम
तीनों दोस्त जूनागढ़ के लिए रवाना हो गए। पता नहीं उस टाइम क्या त्योहार था, पर जूनागढ़ में काफी भीड़ थी। हर तरफ लंगोट में लिपटे नागा साधु घूम रहे थे। काले गोरे नाटे मोटे सब साइज के नागा साधु वहां घूम रहे थे। हम तीनों दोस्त उन्हें देखकर एक दूजे के सामने हंसते मजाक करते वहां घूमने लगे। तभी मनीष बोला कि चलो गिरनार पर्वत पर चढ़ने जाते हैं। हम तीनों फौरन वहां पहुंच गए और पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। वहां भी नागा साधुओं की भरमार थी। जिग्गू बोला कि देख मयूर, अगर तेरा धंधा यूं ही मंदा चलता रहा तो तू भी लंगोट धारण करके यहाँ सेठ हो जाना। हर साल हम तुझको मिलने आएंगे। मुझे हंसी तो आई, पर जिग्गू पर गुस्सा भी आया। मैं उसे पकड़कर पीटने के लिए उसके पीछे भागा। दौड़ लगाते हुए थोड़ी ही दूर जाकर जिग्गू सोते हुए एक नागा बावा साधु के ऊपर गिर पड़ा। उस साधु ने जिग्गू के बाल पकड़कर उसे पैरों से पीटना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से जिग्गू को छुड़ाने लगा तो उस साधु ने मुझे पकड़ लिया और मेरे बाल नोचने लगा। उतनी ही देर में वहां मनीष भी आ पहुंचा। फिर हम तीनों ने मिलकर उस साधु को धोया। हमारा झगड़ा देखकर वहां कई लोग जमा हो गए। उस नागा साधु ने और दो साधु को बुला लिया। अब हमें डर लग रहा था, चूंकि गिरनार पर भी नागा साधु अनगिनत थे। हम तीनों चुपचाप पर्वत के ऊपर की ओर जाने लगे। हमने मुड़ कर देखा तो वह तीनों नागा साधु हमारे पीछे आ रहे थे। अब हम तीनों की फट रही थी, दिल भी जोरों से धड़क रहे थे। तीन लंगोटधारी पहाड़ी साधु हमारे पीछे इस तरह आ रहे थे जैसे अभी पकड़कर हमें नीचे ही फेंक देंगे। हम पहाड़ के ऊपर तक जा पहुंचे और रुक गए। वह तीनों हमारे पास आए और उन्होंने सीधा जिग्गू को पकड़ा। मैं और मनीष जिग्गू को उनसे छुड़ाने लगे तो वह हमें ही घुसों और लातों से पीटने लगे। हम जमीन पर पड़े थे। तभी वह तीनों जिग्गू को हमसे दूर ले गए। थोड़ी देर बाद हम खड़े होकर अपने दोस्त को ढूंढने लगे। हमें जिग्गू पास ही सीढ़ियों पर बेहोश मिला। उसके चेहरे पर पानी मारने से वह जाग तो गया, पर वह हमसे बात नहीं कर रहा था। शायद सदमे में था। उसे संभाल कर वहां से उसके घर ले गए। फिर हमें जिग्गू ने बताया कि उन तीन नागा साधु ने उसे किसी अंधेरे कोने में बैठाकर तांत्रिक मंत्रोच्चार किए और भभूत मिला पानी जबरदस्ती पिलाया। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ समय बाद तुम्हें लेने आएंगे और हमेशा के लिए तुमको हमारी बिरादरी में आ जाना होगा। और फिर वह तीनों मेरे सामने गायब हो गए। उस घटना के बाद जिग्गू दिन पर दिन पागल सा होने लगा। उसे अपने घर में भी वह तीन नागा साधु नजर आते थे। उसने मुझसे और मनीष से बात करना भी छोड़ दिया है। उसके घर वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जिग्गू को कैसे ठीक करें। बार बार जिग्गू यही बोलता रहता कि मुझे वह लोग लेने आएंगे, मुझे उनके साथ जाना होगा। मैं नहीं गया तो वह मुझे मार देंगे। हमने पुलिस फरियाद भी की, लेकिन पुलिस वालों को इस मामले में कोई तुक नजर नहीं आया। उन्होंने उल्टा हमें ही डांट दिया कि ऐसी जगह पर धींगा मस्ती करने क्यों जाते हो, शराफत से घूमकर लौट आते तो कुछ नहीं होता। कुछ दिनों पहले जिग्गू गायब हो गया था और जब उसे ढूंढा गया तो वह काफी बीमार और गुमसुम सा था। करीब 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को कहा। उसी रात जिग्गू को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भले ही मौत की वजह हार्ट अटैक बताए, पर मैं और मनीष जानते हैं कि हमारे दोस्त की मौत की असली वजह वही तीन भयानक नागा साधु हैं। कहानी समाप्त हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।